हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केंद्रिका एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने लोटका वोल्टेरा मॉडल को स्टडी किया था और हमने कई सारे ग्राफ भी देखे थे जो लोटका वोल्टेरा मॉडल ने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे, जिससे देख के हमें ये पता चल रहा था कि अगर दो स्पीशीज साथ साथ रह रही हैं तो उनमें कैसा इंटरेक्शन है। कंपटीशन है तो कंपटीशन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, और अगर कोई नहीं जीत रहा है कोई नहीं हार रहा है, स्टेबल को एग्जिस्टेंस हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, और अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमें ये चारों बातें पता है तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को जो इस टॉपिक से आएगा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं। और वैसे हम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं सोच के कि इतना टफ क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होगा या इस क्वेश्चन को पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बहुत ईजी होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि इसमें आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे सेक्शन सी में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2 स्पीशीज M and N occupy the same habitat. Given below is a state space graph in which the abundance of species M is plotted on the x-axis and abundance of species N is plotted on the y-axis. For each species, the zero growth isocline is plotted. ठीक है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है हमें। इस ग्राफ में क्या बताया गया है कि जो Km है वो किसकी कैरिंग कैपेसिटी है, स्पीशीज M की, जब वो अकेले रह रही थी। Kn क्या है, कैरिंग कैपेसिटी स्पीशीज N की जब वो अकेले रह रही थी, कोई उस कंपटीशन नहीं था। अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट ऐड हो गए हैं जब दूसरी स्पीशीज पहली स्पीशीज को अफेक्ट कर रही है या दो स्पीशीज साथ में ग्रो कर रही हैं। तो अल्फा क्या बताया है, पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पीशीज N और M। अल्फा का क्या बताया गया है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि इफेक्ट ऑफ स्पीशीज N और M। मैंने बताया था कि इसको उल्टा पढ़ते हैं तो अल्फा इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है। अल्फा MN, स्पीशीज N का इफेक्ट M के ऊपर क्या है। बीटा क्या बता रहा है, स्पीशीज N के ऊपर M का इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ऐड हो गए हैं जब दो स्पीशीज साथ में ग्रो कर रही हैं। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ग्राफ में भी बताया था कि ये Km स्पीशीज़ है। Km स्पीशीज़ की कैरिंग कैपेसिटी अकेले की जब वो ग्रो कर रहा था तो यहाँ पे दे के रखी हुई है, Kn की यहाँ दे के रखी हुई है। तो अगर हम Km के रिस्पेक्ट में बात करें तो Km कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, और फिर उसकी यहाँ से यहाँ तक घटने लग जाएगा। Km की बात करें, ठीक है, अगर नॉर्मल हम इस तरह से Km को ही देखेंगे तो Km किस एरिया में बढ़ेगा किस एरिया में घटेगा ये हमें पता चल गया। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं Kn की। Kn की अगर हम बात करते हैं तो Kn कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा और इधर से इधर कम होगा, क्योंकि ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया कि Kn जो है वो कहाँ पे बढ़ेगा और Km कहाँ पे बढ़ेगा। तो क्या हम इसको अलग अलग कलर से शो कर देते हैं पहले कि Kn जहाँ बढ़ रहा है उस रीजन को हम हाईलाइट कर देते हैं। पहले Kn जिसमें भी हमने एरो लगाया हुआ है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं Kn के रिस्पेक्ट में। Kn वाले किस एरिया में बढ़ रहे हैं उसको हमने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा जो A वाला पॉइंट है वो इसमें छिप गया है, उसको हमें नहीं छिपाना है। Kn बढ़ रहा है इस एरिया में। ठीक, उसके बाद जो Km है वो किस एरिया में बढ़ रहा है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। जो Km है वो इस एरिया में बढ़ रहा है, Km। ठीक है, ये बात हमें इस ग्राफ से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए जो इसमें ऑप्शन लिखे हुए उसको हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है एट पॉइंट A। इस A पॉइंट पर क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीशीज M and N इंक्रीज। तो देखिए A वाला जो पॉइंट है इसमें N भी बढ़ रहा है और M भी बढ़ रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर A पॉइंट की बात करेंगे तो स्पीशीज M N दोनों की ही पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, हम इसको टिक लगा दे रहे हैं, ये सही बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एट पॉइंट B, पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज M इंक्रीज।
अब देखिए बी पे कौन से अगर बी पॉइंट की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ एम जो है बी पॉइंट पे भी बढ़ रही है, ये बात भी सही है। वाइल दैट ऑफ एन डिक्रीज, लेकिन एन की डिक्रीज हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है। पॉइंट बी की बात करें तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी जो एन की तो यही है, तो वो उसके ऊपर से तो वो डिक्रीज करेगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं क्या है। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एन इंक्रीज वाइल दैट ऑफ स्पीशीज एम डिक्रीज। देखिए अभी हमने अगर दूसरे पॉइंट को सही बोला है तो उसका अपोजिट तीसरे पॉइंट में लिखा है, तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज़ हम देख चुके हैं कि ये वाला पॉइंट जब सही है तो इसका अपोजिट वाली बात तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोला है लास्ट ऑप्शन में, अल्टीमेटली स्पीशीज एन विल बी एलिमिनेटेड। अब देखिए जो एम है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, एन की कम है, तो अपने आप ही क्या होगी, जो अंदर वाली स्पीशीज होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, जो बाहर वाली होती है वही विन करती है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन 3, तो 3 वाला ऑप्शन इसमें हम सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट वाला यही वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतना ईजी था, इसको अगर हमें ग्राफ पढ़े हुए हैं या ग्राफ के बारे में जरा से भी हमें नॉलेज है, कोई भी हमें इसमें मैथमेटिकल टर्म नहीं देखना है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, केवल ग्राफ को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर 4 नंबर मिलने हो तो ग्राफ को हम ध्यान में तो रख ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर 2 स्पीशीज ए एंड बी इन कॉम्पिटिशन द कैरिंग कैपेसिटी, एक सेकेंड, For 2 species A and B in competition, the carrying capacities and competition coefficient are, यहाँ पे हमें carrying capacity भी दे के रखी हुई है और competition coefficient भी दिया हुआ है, और पूछा क्या है, according to Lotka-Volterra model of interspecific competition that the outcome of competition will be। देखिए अगर इसका ग्राफ बनाते हम तो कैसे बनाते, के ए, मान लीजिए के ए को हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, ये 150 है, के ए ये 150, के बी को हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, ये 200 तक जा रहा है, 200 के बी, मतलब जो बी वाला है उसकी कैरिंग कैपेसिटी अभी हमें ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो ये के बी हो गया, ये के ए हो गया। अल्फा 1 की वैल्यू दे के रखी है 1, सॉरी अल्फा की वैल्यू देके रखी है 1 और बीटा की 1.3 देके रखी हुई है। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता है कि अगर हमें जैसे निकालना है कि जो स्पीशीज ए है, अगर स्पीशीज ए की बात करें हम, तो स्पीशीज ए के रिस्पेक्ट में उसका नंबर कितना हो जाएगा, के ए अपॉन अल्फा। स्पीशीज ए की बात करें तो उसका नंबर या उसके कितने पॉपुलेशन होगी, इसको अगर हम करें तो इसमें निकल के कितनी आ जाएगा, 150। तो स्पीशीज ए जो है वो बी की, अगर स्पीशीज ए का हम ये कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे तो उसकी 150 ही आएगी। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे हम, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 अपॉन 1.3, के बी अपॉन बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 150 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, 150 नहीं आएगी। मतलब जो के बी वाला है उसका ग्राफ बाहर की तरफ बनेगा और के ए वाला जो है उसका ग्राफ अंदर की तरफ बनेगा। और अगर जो बाहर के बी का ग्राफ बन रहा है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो कि हमें यहाँ देखने से ही पता चल रही है, तो क्या होगा, स्पीशीज बी ही विन करेगी और स्पीशीज ए की क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में तो ये बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, और ये अनस्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि इसके जो ग्राफ है उसमें बी ही विन कर रही है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीशीज बी विंस। तो ऐसा ऑप्शन 2 में देके रखा हुआ है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम वाले पार्ट से आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन देखते ही हम समझ जाएंगे कि अगर जो बाहर वाला स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो बाहर देके रखा हुआ है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा। इसमें देखिए इस ग्राफ में हमने बिना कुछ पढ़े ही, इस ग्राफ से पहले हमने इसमें देख लिया कि K2 और K1 की कैपेसिटी ज़्यादा है, मीन्स दो स्पीशीज़ 1 एंड 2 हैं,
दोनों की ही कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जब दोनों की ही ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी रहेगी तो कभी वो एक साथ रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। हमेशा क्या होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा होता होगा। और अगर उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम रहेगी तो वो हमेशा स्टेबल कोएग्जिस्टेंस को फॉलो करेंगी। अगर K1 K2 नीचे लिखा होता तो ये स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता, लेकिन अब ये K1 K2 K1 दोनों ही स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा। ग्राफ देखते ही हमें समझ में आ गया। ठीक, तो नीचे वाले दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे जिसमें स्टेबल कोएग्जिस्टेंस दे के रखा हुआ है। ये भी गलत, ये भी गलत। पहले दूसरे में से क्या सही होगा? अनस्टेबल, पहला ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज 1 and 2 बिकॉज K1 इज ग्रेटर देन K2 बीटा एंड K2 इज ग्रेटर देन K1 अल्फा। ये तो बिल्कुल सही दे के रखा हुआ है। देखिए K1 ज्यादा है K2 बीटा से, ठीक है, और K2 ज्यादा है K1 अल्फा से, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में देके रखा है अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज 1 and 2 बिकॉज K1 इज लेस देन, K1 तो लेस देन है ही नहीं, K1 तो देखिए ज्यादा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। तो पहला वाला देखिए बिल्कुल सही हो गया हमारा ऑप्शन। इसमें हमने कोई भी डीप स्टडी नहीं की हुई है, केवल ग्राफ देख के ही हमें ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि स्टेबल और अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस में से कैसा होगा। और जो ग्राफ में वैल्यू दे के रखी हुई है इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है तो हमें दिख ही रहा है, तो उसमें तो हमें कोई गलती नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ, देखिए इसमें क्या देके रखा हुआ है, इक्वेशन देके रखी हुई है पहली और दूसरी स्पीशीज की ग्रोथ रेट या उसका जो इंक्रीज इन नंबर है वो किस तरीके से हो रहा है दूसरे स्पीशीज की प्रेजेंस में। ये तो हमें पहले से पता है, ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको बताया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, दिया जो हुआ है वो तो हमें दिख रहा है कि एन रिप्रेजेंट पॉपुलेशन साइज, आर ग्रोथ रेट, ये सब चीज़ें देके रखी हुई है कि कैरिंग कैपेसिटी है स्पीशीज 1 and 2 की, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट यहाँ पे ये हमें देखने वाला है, अल्फा 1 2 की वैल्यू देके रखी लेस देन 1, अल्फा 1 2 की वैल्यू लेस देन 1 देके रखी है। इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 2 की वैल्यू कम है, मतलब स्पीशीज 2 का 1 पे इफेक्ट कम है, इसका तो मतलब यही हुआ। अब देखिए स्पीशीज 1 का 2 पे इफेक्ट, सॉरी अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा 1 2 की वैल्यू कम है, स्पीशीज 2 का 1 पे इफेक्ट कम है। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि स्पीशीज 2 का 1 पे इफेक्ट कम है? पहले ही ऑप्शन में देके रखा है कि इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2 हैव लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 then individuals of species 1 on other of their own species। पहले ही ऑप्शन में हमें समझ में आ गया कि अल्फा 1 2 की वैल्यू कम होने का मतलब 2 का 1 पे इफेक्ट कम है, ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो पहले ही ऑप्शन में देके रखा है, ये सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 हैव ग्रेटर इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। ठीक है, इसमें लिखा है इंडिविजुअल्स जो दूसरे स्पीशीज के हैं उनका पहले पे बहुत ज्यादा इनहिबिटिंग इफेक्ट है। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 का 1 पे इफेक्ट कम है क्योंकि 1 से वैल्यू कम देके रखी हुई है। ज्यादा तो तब होता है जब 1 से वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 का 1 पे इफेक्ट ज्यादा नहीं है क्योंकि वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही 1 से कम देख के रखी हुई है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 हैव लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2। ये उल्टा तो लिखा नहीं है, अगर हम इसका उल्टा लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 1 से कम है वैल्यू इसकी, तो किसकी 1 से ज्यादा होगी, अल्फा 2 1 ये ज्यादा होगा, मतलब 1 का 2 पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 हैव लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 हैव ग्रेटर इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अल्फा 1
2:1 की अगर हम बात करें तो 1 का जो है दूसरे पे इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, इनहिबिटिंग इफेक्ट 1 का दूसरे पे, तो इसमें तो यही कह रहा है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इंडिविजुअल स्पीशीज 1 हैव ग्रेटर इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2, ये तो बात सही लिखी हुई है। लेकिन क्या लिखा है, देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीशीज, जो स्पीशीज 2 के मेंबर हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं जितना वो क्या कर रहे हैं, 1 के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीशीज, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि जब 2 स्पीशीज काम कर रही हैं, एक साथ रह रही हैं, 2 का 1 पे हमने बताया 2 का 1 पे इफेक्ट कम है, लेकिन ये भी सही है कि 1 का 2 पे इफेक्ट ज़्यादा है। 1 का 2 पे इफेक्ट ज़्यादा है का क्या मतलब है कि 1 जो है वो 2 को ज़्यादा इनहिबिट कर रही है। देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीशीज, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ गलत होने की वजह से ऑप्शन 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। और वैसे भी जब हम इसको ये पढ़ेंगे अल्फा 1 2 की वैल्यू कम है, मतलब 2 का 1 पे इफेक्ट कम है, ऐसा केवल हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हमें सीधे पहले वाले को सही कर देना है, ठीक है। इसका उल्टा ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे हम। जब डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है कि 2 1 की वैल्यू कम दे के रखी है, तो मतलब 2 का 1 पे इफेक्ट कम है जो कि पहले ही ऑप्शन में है, तो हम आगे क्यों बार सोचें कि इसका उल्टा क्या होगा, वो क्या सही होगा। इसलिए आपको पहले और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Incorporating additional ecological factors into the Lotka-Volterra predator-prey model can change the great isocline. Given below are 3-state space graph PR representing modification of predator isocline due to the ecological factors listed below. अब इसमें देखिए तीन हमें पॉइंट दे के रखे हैं जिनको 3 ग्राफ से हमें मैच करना है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है इसमें, विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी। ये तो एक नॉर्मल बात बोल के रखी हुई है कि विक्टिम का अबंडेंस एक्टिंग एज प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी, एक नॉर्मल बात है जब विक्टिम प्रेजेंट है और प्रीडेटर प्रेजेंट है और उनकी कैरिंग कैपेसिटी आपस में जो भी है, इस तरीके से ग्राफ ये वाला सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें केवल विक्टिम और प्रीडेटर की ही बात की गई है, तो ये इस तरीके का ग्राफ ही आएगा। अगर विक्टिम ज़्यादा हो या प्रीडेटर ज़्यादा हो तब ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो हमें लाइन पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में देखिए रखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट प्रे विक्टिम इन द पॉपुलेशन, इसका देखिए ये वाला सही होगा, दूसरे का क्यों वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि विक्टिम का देखिए इसमें नंबर ज़्यादा दे के रखा हुआ है, ये एरिया विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, विक्टिम ज़्यादा है, मतलब क्या है, कोई ऑल्टरनेट भी वैरायटी विक्टिम की प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। प्रीडेटर का नंबर कम हो गया, मीन्स कोई ऑल्टरनेट प्रे प्रेजेंट है। दूसरे का क्यों हो जाएगा, दूसरे का क्यों हो जाएगा, पहले का आर हो जाएगा। तीसरे का देखते हैं, प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स अदर देन विक्टिम अबंडेंस। अब देखिए प्रीडेटर की कैरिंग कैपेसिटी जो है डिटरमाइन हो रही है अदर फैक्टर से, मतलब प्रीडेटर की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब ये है कि प्रीडेटर की कैरिंग कैपेसिटी किसी अदर फैक्टर से भी डिटरमाइन हो रही है, केवल विक्टिम की अबंडेंस से नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई है। जब केवल विक्टिम और प्रीडेटर ही प्रेजेंट थे तब तो ये वाला ग्राफ था, पहले का जो हमारा आर वाला ग्राफ है, दूसरे का क्यू वाला और तीसरे का पी वाला ग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही देख के ही पता चल गया हमें। तो ऐसा किस ऑप्शन में देख के रखा हुआ है, सी वाले में, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सब गलत हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, या लोटका-वोल्टेरा मॉडल के बहुत ही ज़्यादा अंदर कॉन्सेप्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे डिराइव हुए इक्वेशन। बस हमें केवल 4 ग्राफ को ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि उस ग्राफ में क्या खास बातें कही गई हैं, उसके बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके आइए और बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा है उसके बेसिस पे आपको कितनी हेल्प मिलती है ये भी बताइएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है जो नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें पूछनी हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो, अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो की डिमांड करते हैं तो वो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे,
ठीक है, तो अपने कमेंट बताते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।